क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर चल रहा था, लेकिन बीच में हमें कुछ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई थी जिसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, और उसको हमने स्टार्ट भी कर दिया था। और हमने उसका कैलकुलस, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर सब टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उनकी हमें रिक्वायरमेंट रहती है जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज हम सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बेसिक चीज़ होती है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे पहले, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद उसके भी क्वेश्चंस डिफरेंशिएट के साथ दोनों देखेंगे और हमारा जो चैप्टर है उसको भी साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। नमस्कार, मेरे सारे फिजिक्स के उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। देखिए, नोट्स भी मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूं ताकि आप इन वीडियो के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा प्रॉपर नोट्स मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पे फोकस मेरा आपको एक्सप्लेन करना है इजी तरीके से, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा रफ वर्क सा हो जाता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन मैंने टेलीग्राम के थ्रू हर एक वीडियो के बाद के नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप साथ साथ वो नोट्स भी लेते जाइए ताकि आपके साथ साथ स्टडी के साथ नोट्स भी आपके प्रिपेयर होते रहे। ठीक है, शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या था, हम देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम रेट ऑफ चेंज of any physical quantity with respect to other physical quantity, एक physical quantity में चेंजेस हम देखते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। जैसे वेलोसिटी का चेंज देखा टाइम के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखा टाइम के रेस्पेक्ट में, डेंसिटी का चेंज देखा आपका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। और वो चेंज हमें कहाँ देखना है, काफ़ी स्मॉल चेंज देखना है। अगर हम ज़्यादा चेंज देखते हैं तो उसको हम एवरेज में काउंट करते हैं, फिर वो डिफरेंशिएशन नहीं रहता। और एवरेज को ही हमें डिफरेंशिएट कब बोल सकते हैं, जब हम क्या करते हैं वो चेंज काफ़ी स्मॉल ऑब्जर्व करें, काफ़ी स्मॉल टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी में कितना चेंज आया है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और उसके बारे में हमने वीडियो पहले से भी अपलोड कर चुके हैं। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है। अभी आप बहुत सारे फॉर्मूले हम इसमें भी देखेंगे, उन फॉर्मूले से आप जब देखोगे, उन फॉर्मूलों में आप क्या देखोगे कि एक रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। जो फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उनका उल्टा ही हम यहाँ इंटीग्रेशन में देखते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में भी डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि एक तरह से डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना और उनको फिर इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया। और अब जब वो सॉल्व हो चुकी है तो उन सारी आपके सॉल्यूशन को ऐड करके आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना, कुछ ऐसा ही हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ही ज़्यादा क्लियर आपके हो पाएगा। जैसे एग्जांपल हमने एक बार डिफरेंशिएशन में लिया था, अब आज हम इंटीग्रेशन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और कुछ मान लो ऐसी मैंने कुछ शेप बना दी, ये कुछ शेप बना दी, कैसी भी शेप मान लीजिए। देखिए, हम उतनी डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं जितनी मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में उसमें तो 1 या 2 चैप्टर पूरे बने पड़े हैं। लेकिन हम यहाँ पे केवल उतनी ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे जितना हमारी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि ये बेसिक होता क्या है और फॉर्मूले जो है वो उनको याद करने हैं और उनका जब अपन क्वेश्चंस आए तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। बस यही हमारा फोकस रहना चाहिए। अब जैसे मान लो ये आपका एक कर्व है या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी शेप मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ इसका एरिया निकालना है। अब देखो, 10th क्लास तक हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखा है, हमने इंटीग्रेशन का एरिया निकालना सीखा। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए, तो मैं कहा था कि जैसे मुझे इसका एरिया निकालना। अब एरिया आपने ट्रायंगल का निकाला है, एरिया आपने रेक्टेंगुलर का निकाला है, एरिया आपने क्यूब का निकाला है, एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस का निकाला है, एरिया आपने सिलेंडर का निकाला है। ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें आपकी एक सिमेट्रिकल शेप थी।
इनके फॉर्मूलेस बने पड़े थे, उनका आपने यूज़ किया और आपने एरिया निकाल दिया। अब आपके सामने जो शेप बनी पड़ी है उस शेप में हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये अब किसी भी रेगुलर शेप से मैच नहीं कर रही, तो हम इसका एरिया कैसे निकालें। तो अब हमें क्या करेंगे, हमने अब तक जो बेसिक नॉलेज ली है 10th क्लास तक की, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और स्मॉल पार्ट्स की जो शेप होगी वो शेप सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनका हमें एरिया पहले से पता है, जिनका फॉर्मूला हमें पहले से पता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल लेके मैंने यहाँ से मान लो ये एक ड्रॉ किया। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू है और यहाँ कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू है और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बच गया 2 सेंटीमीटर, यानी x2 माइनस x1 डेल्टा x पढ़ रखा अपन ने, तो ये मैंने डेल्टा x ले लिया। अब इसी डेल्टा x यानी 2 सेंटीमीटर के मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा। अब सबकी विड्थ तो मैं सेम ले लूँगा, सबकी विड्थ तो मैं मान लो सेम ले ली, इसकी भी ले ली, इसकी विड्थ ले ली, इसकी विड्थ ले ली। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। और इसकी एक तरफ की साइड मैंने क्या कर ली, डेल्टा एक्स, यानी ये डेल्टा एक्स है, सॉरी डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, सब डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब ऐसे ये बहुत सारे रेक्टेंगल बन गए। तो एक एरिया, एक इसका मैं आपसे पूछूं कितना एरिया होगा, तो सिंपल आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, हमें विड्थ चाहिए और हमें लेंथ चाहिए। अब विड्थ तो आपको दिख रही है यहाँ पे क्या है, डेल्टा, देखो बड़ा इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। विड्थ तो क्या है, डेल्टा एक्स हो गई। अब इसकी हाइट है यानी इसकी लेंथ है, वो हम कहाँ से लेंगे, y से लेंगे। मान लो ये वैल्यू आपकी y1 है, आगे समझ में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ y1 है, यानी ये लेंथ y1 है, तो आपका एरिया कितना हुआ, y1 डेल्टा x। ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया गया। अब इसकी लेंथ देखें तो ये y2 मान लो। ऐसे आप चलोगे तो अगला वाला एरिया y2 डेल्टा x, क्योंकि ये तो सारे डेल्टा x ही हमने काउंट किए, प्लस y3 डेल्टा x प्लस सो ऑन। ऐसे आप करते जाओगे तो आपको मान लो टोटल एरिया इसका मिल जाता है। अब क्या आप इस पूरी कैलकुलेशन से सेटिस्फाई है क्या? आपको क्या लगता है कि आपने ये सारे एरिया ऐड करके हमने इसका एग्जैक्ट एरिया निकाल लिया? नहीं। देखिए ये वाला पोर्शन, 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 ये आपके कैलकुलेशन में आए ही नहीं है। यानी जो एरिया आपने इन सबको जोड़ के निकाला है वो एरिया एक्चुअल में कम आया है जो एक्चुअल है। जो एक्चुअल एरिया है उससे आपने कम मेजरमेंट किया और आपको ये बात दिख भी रही है, पता भी है, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। आपने क्या किया, फिर एक तरीका है इसका है, आप क्या करो, इस डेल्टा एक्स को कम कर दो। अब इस डेल्टा एक्स को कम कर दूंगा, मान लो मैं यहाँ से ही डेल्टा एक्स स्टार्ट करता हूँ, अब देखना आप, और मैं यहाँ से ही डेल्टा एक्स को ख़त्म करता हूँ, फिर ये यहाँ से यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ ख़त्म करता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब आप देखो पहले कंपेरिजन में यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा था जो काउंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा था जो काउंट में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने ये डेल्टा एक्स को कम कर दिया, डेल्टा एक्स को स्मॉल किया, तब कुछ एरिया कवर हो चुका है जो पहले काउंट नहीं हो रहा था। कुछ एरिया का, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये इतना एरिया काउंट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कम कर दी, मैंने डेल्टा एक्स इतना ही लिया, तो अगली बार क्या होगा, ये डेल्टा एक्स का एक ये बन जाएगा, एक डेल्टा एक्स का ये मान लो ये बन गया। अब आप ये देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये पोर्शन भी काउंट में आने लग गया, ये भी और उसका ये भी, कुछ ना कुछ एरिया काउंट में आने लग गया जिसको हमने पहले वाले कैलकुलेशन में अवॉइड कर दिया था। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी एरर कम हो रही है और आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपको समझ में आ गया है एक्यूरेसी का बढ़ना मतलब क्या है, कि इसको और कम किया जाए, इसको और कम किया जाए। तो जैसे जैसे आप इसको कम करते जाओगे, यानी आपने इतना कम कर दिया है कि एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन ही आ गई है, एक तरह से रेक्टेंगल की डी जो
एक्स की वैल्यू है वो आपने इतनी कम कर दी। अब बता रखा आपने, मैंने आपको बताया है कि कम करते करते अगर आप बहुत कम कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। यानी आपने इतनी कम लेंथ ले ली कि अब इसका कोना कोना अब हमारे एरिया में काउंट होने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेल्टा x को कितना कम कर सके, यानी इसकी वैल्यू कम करते जाओ और इसका स्मॉल से स्मॉल पार्ट वो हमने क्या कर दिया, dx। dx क्या है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन x में काफ़ी स्मॉल चेंज है। यानी स्टार्टिंग मान लो हमने यहाँ 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लिया था, अब मैंने इतना कम ले लिया है कि ये एक पॉइंट तो 8 सेंटीमीटर है और मान लो दूसरा पॉइंट इतना सेंटीमीटर पर ले लिया। अब इतना अगर मैं ले लूँगा तो ये एरिया क्या होगा, इसका हर एक पार्ट, इस शेप का हर एक पार्ट अब मेरे काउंट में आना लग जाएगा। यानी देखो इसको हम क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ वाई आई डेल्टा एक्स, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, जितने नंबर ऑफ आपने रेक्टेंगल पहले लिए थे। बस अब यही शेप क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई है। पहले आप सबमिशन कर रहे थे, उस सबमिशन में एरर थी, तो अब हमने एक नया ऑपरेटर लेके आए हैं और वो ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रेशन। वो ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रेशन। यानी अब क्या होगा, इस साइन जगह हम ये साइन यूज करेंगे, ये ऐसा एक कोबरा सा, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और y, अब ये y है, 2y है, 3y, सारे y आ जाएंगे। ठीक है, और डेल्टा x अब क्या जाएगा, dx। और ये एरिया आप कहाँ से निकालोगे, मान लो ये आपकी वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू a है और यहाँ x की वैल्यू b है, तो आप a से स्टार्ट कर रहे हैं, b पे ख़त्म कर रहे हैं, इसे बोलते हैं लिमिट। तो a से लेके b तक आप लिमिट लगा दो। अब आपका ये एरिया इस शेप का आ गया है विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज़ करना सीखे और हमने यहाँ क्या कर दिया, इस शेप का एरिया निकाल दिया जो a से स्टार्ट हो रही है, x से, x की वैल्यू a से स्टार्ट हो रही है और b पे ख़त्म हो रही है। तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। मुझे लगता है कि आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम इसके सिंपल फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं और फिर उनके कुछ यूज़ देखते हैं। क्वेश्चन वही लेंगे हम जो क्वेश्चन IIT नीट में आए हुए हैं, उन पे बेसिस पे ही हम इनका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं वो देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जिनका मैं रिक्वायरमेंट रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले तो इंटीग्रेशन में dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। ये वो बेसिक चीज हो गई। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में सबको dx पार्ट में डिवाइड किया था, सारे dx पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रॉब्लम सोल्व कर दी। अब सारे dx को जोड़ोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, क्योंकि उस x को ही आपने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया था, dx स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल लीजिए मेरी बॉडी है। अब मेरी बॉडी, ये पेन लीजिए, ये पेन है। अब इस पेन को अभी मैं नाम रखा p फंक्शन नाम रखा। अब इस पेन को मैंने तोड़ना शुरू कर दिया, मान लो यहाँ से ये dp 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 dp, ये तो गया डिफरेंशिएशन। अब इन सबको इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dp, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dp, सारे dp जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा प्लस c कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस में तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, हम इस पे फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होगा भी। देखिए तो समझ लेते हैं पहले कैसे है। जैसे देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। वर्क डन मेरे ख्याल में आपने सबने पढ़ा है, 9th क्लास में वर्क डन आया था और वर्क डन फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर याद नहीं है एक बार याद कर लीजिए, आगे हम चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, तब दोबारा पढ़ेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला ये हो गया। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे वो कांस्टेंट काम आता है। सपोज देखो आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको इस पाथ के अलोंग मूव कराना है। जैसे मान लो ब्लॉक है सिंपल, इस ब्लॉक को आपको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जब मूव करवाओगे तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करो। आप यहाँ से मान लो इसकी नेक्स्ट पोजिशन आप यहाँ लेके आए, तो आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया। अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका x है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने किया है वो टोटल x का स्मॉल पोर्शन है कि नहीं, स्मॉल पोर्शन हम क्या लिख देते हैं, ये ds। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप वर्क डन करोगे वो टोटल नेट W मैंने मान लिया।
तो इसका मतलब यहाँ जो वर्क डन तो कुछ हुआ है कि कुछ ना कुछ आपने उस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है और उसको कुछ ना कुछ डिस्प्लेस किया है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी वर्क डन हुआ है, लेकिन वो वर्क डन टोटल का कुछ पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट मतलब dw। तो इसका मतलब अब आपका वर्क डन मैं लिखूं तो ये dw वर्क डन इज इक्वल टू F फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। अब मुझे यहां से लेके यहां तक का नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन मतलब दोनों तरफ कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो अभी देखो आपने यहाँ इंटीग्रेशन किया, जैसे dx था वहां dw आ गया, अब dw क्या बन जाएगा, आप लिखा w प्लस ए कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब इधर भी क्या होगा, इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। देखो यहाँ पे हर जगह इंटीग्रेशन बाद में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये मान लो इसका इंटीग्रेशन मान लो कुछ भी y हो गया और इसके साथ भी क्या आएगा, प्लस c आएगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस में हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि हम इस पर फोकस करें कि कांस्टेंट क्या है। कई जगह हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ती है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। पर 90% केसेस में ये c से c कैंसिल हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो कांस्टेंट कल करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में क्या था, कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन यहाँ अगर कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर निकाल दो और dx का इस वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेशन हो जाएगा, बड़ा इजी। अब पावर वाला, वहां भी पावर आया था, वहां पावर क्या था, डिफरेंशिएशन में x टू पावर n थी, तो क्या था n मल्टीप्लाई में आ गया पावर और x टू पावर n माइनस 1 हो गया था। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पावर n प्लस 1 हो गया और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो एक केस में वैलिड नहीं है, कब, जब n की पावर माइनस 1 हो। n की पावर माइनस 1 हो तो क्या होता है, देखो n की पावर अगर मैं माइनस 1 कर देता हूं तो x टू पावर माइनस 1 पुट करो n की वैल्यू, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ही तो होगा, तो नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये चीज डिफाइन नहीं है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। इसके अलावा जो भी पावर होगी माइनस 1 के अलावा सब जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये था कि ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है इस x को ऊपर ले जाओ, ये x क्या बन जाएगा, -1, यानी -1 वाली पावर बन जाएगी। उसके लिए हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन log x आएगा। तो इसके लिए हम अलग से सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे अपन यूज की थी, अब देखो देखिए कुछ आपको डिफरेंशिएशन वाले से मैच करता दिखेगा। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, वहां भी कुछ ऐसा था। वहां देखो हमने tan x का किया था, लेकिन अब यहाँ उल्टा कर रहे हैं हम sec स्क्वायर x कर रहे हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आ रहा था और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ रहा था। cot x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या आ रहा था, वहां पे पढ़िए cos स्क्वायर x आ रहा था। अब cos x स्क्वायर x का cot x प्लस माइनस साइन वैसे रिवर्स हो रहा है। वहां sec x का sec x tan x आ रहा था, अब इसका उल्टा कर दीजिए, sec x tan x का sec x हो गया। cosec का क्या था, cosec cot x, अब cosec cot x का उल्टा इंटीग्रेशन माइनस cos x कर जाएगा, ठीक है। एक यहाँ भी वो इनसाइड आउटसाइड वाला रूल लगता है जो हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में था। क्या था वहां पे, वहां बस देखो डिफरेंस क्या था, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड फंक्शन मल्टीप्लाई, वहां मल्टीप्लाई था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड यहाँ डिवाइड में आ गया। इंटीग्रेशन करेंगे आउटसाइड का, फिर डिवाइड में इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशिएशन इनसाइड का। तो देखो इस वाला फंक्शन मैंने लिए, इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो पहले मैं आउटसाइड करूंगा। आउटसाइड क्या होगा, पावर n लगी हुई है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम आउटसाइड का पहले परफॉर्म कर लेंगे। क्या आंसर आएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये हो गया। अब अंदर करेंगे, अंदर b कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हटा देंगे, क्या बच गया आपका, a x है, तो x के साथ कौन है, a बाहर आएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कहाँ आएगा, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन नीचे कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हम डिवाइड में ला के फिर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, केवल a ही बचने वाला है, ठीक है। ये हमारे बेसिक, और आपका एक्सपोनेंशियल का वहाँ भी एक्सपोनेंशियल रहता है, e टू पावर x का आप करते हो डिफरेंशिएट तो ex आता है, और इंटीग्रेशन भी आपका ex ही आएगा। तो ये देखो लिमिट वाला क्वेश्चन भी आते हैं, लिमिट का इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन,
ठीक है। अब हम फाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है, वो फाइनाइट इंटीग्रेशन होगा। जैसे अभी आपने वो एरिया निकाला, तो एरिया स्टार्ट करना था x इजिकल टू ए से स्टार्ट करना था एरिया, x इजिकल टू बी पे ख़त्म करना था, ठीक है। तो वहाँ लिमिट्स होती है। अब उनको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ, ये 13th फॉर्मूला है, ये x वाला हटा दिया मैंने। ये मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है जो x का है और ये dx है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट मैंने ले ली मान लो a से लेके b तक, ठीक है। इसका मान लीजिए f डैश x, ये इसका कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है और इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। ये सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, उनमें से जो भी वहाँ सुटेबल है उनका यूज़ करके हम इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब वो जो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये इंटीग्रेशन जो हो चुका है उस पर लिमिट अब लगाएंगे। तो अभी मैं लिमिट लगाई नहीं, अभी मैंने पुट की है। लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, अब आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के ऊपर आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, यानी x की जगह क्या रखोगे, पहले b पुट करोगे, फाइनल लिमिट, ये होती है इनिशियल लिमिट, ये होती है फाइनल लिमिट, ये इनिशियल ये फाइनल। तो पहले फाइनल पुट करोगे माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इनिशियल, ठीक है। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब जाके ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, यानी पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म करो इन फॉर्मूले की हेल्प से और उस पर फिर लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा जैसे इनमें से कोई एग्जांपल ले लो, जैसे ये सेक स्क्वायर x dx ले लिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 0 से लेके π/2, यानी कोई एंगल है, वो एंगल घूम रहा है, एंगल स्टार्ट किया आपने 0 से और उसको π/4 यानी 45 तक उसको आप ले गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो वहाँ से क्या आएगा, 10x आएगा, तो ये आपने इसका 10x इंटीग्रेशन कर दिया। और फिर क्या है, लिमिट है, तो लिमिट ये 0 से π/2। अभी आपने केवल इंटीग्रेशन ही परफॉर्म किया, लिमिट कैसे लगाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले क्या करोगे, अब x जगह π/4 रखोगे माइनस x जगह 0 रखोगे। अब tan π/4 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1, ये 0 और आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक का, ठीक है। इस तरह से हम लिमिट अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे हमें यूज़ पड़ेंगे। डेरिवेशन सीबीएसई लेवल के डेरिवेशंस बहुत सारे रहते हैं जिनमें लिमिट का काम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहता है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनके बेसिस पे हम इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आया रखा है और इसमें एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम की वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी और वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप ये पार्टिकल मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी एक टाइम पे जाके 0 हो जाती है, तो टाइम हमें नहीं पता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वो टाइम जब 0 हो चुका है तब तक, वेलोसिटी जब 0 हो चुकी है तब तक वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर चुका है अपनी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है कि हमें पहले वो टाइम पता करना है कि जहाँ जाके वो रुक जाता है। अब वो टाइम पता करने के लिए इस क्वेश्चन में एक हिंट रखा है, वो आपसे कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाती है। तो इसको हम यूज़ करके पहले वो टाइम निकालते हैं जहाँ जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 40 + 12t - t³। बहुत क्वेश्चन किया अपने डिफ्रेंशिएशन के, तो x टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम के रेस्पेक्ट में t, टाइम के रेस्पेक्ट में ही हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बताया था मैंने प्लस माइनस आता है तो हमको सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये 40 का तो 0 हो गया, प्लस 12t का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस इसका 3t²। पावर वाले फॉर्मूले से करेंगे, ये वाला कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाला और ये सिंपल कांस्टेंट वाला, उसकी हेल्प से हमारे पास वेलोसिटी वैल्यू क्या आ गई, 12 - 3t²। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तब कितना टाइम स्पेंड हो चुका है, तो हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो 12 और ये आप जाओगे, देखो मेरे ख्याल में t = 2 सेकेंड आपका आएगा, ठीक है, -3t उधर पे जाओगे, 3 से 12 4 टाइम कैंसिल, स्क्वायर है अंडरूट आएगा, 4 का अंडरूट 2 सेकेंड आ जाएगा, यानी 2 सेकेंड में वो जाके रुक जाता है। यानी स्टार्ट करता है
t इजिकल टू 0 पे मान लेते हैं और t इजिकल टू 2 सेकेंड जाके वो रुक जाता है। तो उस केस में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अब वो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वो कैसे हम लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखा अपने क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं इस dx को एक तरफ ले आता हूँ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, dx, v की वैल्यू मेरे पास ये रही 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये v की वैल्यू है और ये t। टोटल डिस्टेंस मुझे निकालनी है किस ड्यूरेशन पे, टाइम 0 से लेके 2 सेकेंड जहाँ जाके वो रुक जाता है। तो क्या कर दूंगा मैं, टोटल डिस्टेंस क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, सारे dx जोड़ता जाऊँगा। कहाँ तक है dx, 0 से लेके t टाइम तक, यानी ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है जिसमें लिमिट आप लगा रहे हो कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक की लिमिट लगा दी। t की लिमिट यानी t टाइम है, कितना टाइम है अभी t निकाला आपने 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड जाके वो रुक जाता है। तो t की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, dx का इंटीग्रेशन सिंपल x कर दिया। अब इसमें भी क्या कर सकते हो, यहाँ भी प्लस माइनस है तो जैसा रूल आप डिफरेंशिएशन में लगाते हैं प्लस माइनस को आप सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ भी अपन को सेपरेट करेंगे, एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। यानी इसको मैंने 12 को dt से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर लाके 0 to 2 लिमिट इसकी है माइनस और 0 से 2 इसकी लिमिट है और 3t स्क्वायर है, इसको भी dt से मल्टीप्लाई कर दिया। इनका सेपरेट अभी समझाने के लिए अलग कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया जैसे यहाँ आपने डायरेक्ट किया है वैसे आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं इनको अपने मन में करके। तो देखिए यहाँ 12 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का t हो गया 0 से 2 लिमिट हो गई, माइनस कांस्टेंट 3 बाहर आ गया और t³ 3। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से 2। dt का मतलब क्या हो, यहाँ पे dt का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, टाइम के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। तो ये क्या होता है n+1 अपॉन n+1 यानी 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 12 तो ही फाइनल यानी 2 माइनस 0 यानी 2 माइनस 0, t की जगह एक बार 2 पुट करो, फाइनल लिमिट -0 कर दो, माइनस इधर देखिए ये हो जाएगा t की जगह 2 पुट करो तो ये 2 का क्यूब 8, t की जगह 0 पुट करो 0, तो ये x इजिकल टू 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 इंटू 12 24 माइनस 8 इजिकल टू 60 मीटर, ये आपका आंसर जाएगा। यानी 16 मीटर चलने के बाद में वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। एक क्वेश्चन और जी में ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद अपन खत्म करते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन है जी 2019 का है, इसमें भी हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो इसमें रखा है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे, v इजिकल टू b√x। ठीक है, इसके फॉर्म में वेलोसिटी और पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछ रहा है आपसे कि टाइम t इजिकल टू टो जब हो जाता है, एक सिंबल यूज कर लिया टो। ठीक है, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, इस स्पीड की वैल्यू बताओ जब टाइम आपका टो के इक्वल हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले समझिए आप कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी या स्पीड गिवन है क्वेश्चन में वो डिपेंड कर रही है x पे। किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। और x का रिलेशन टाइम के साथ अगर हमें मिल जाए, यानी t इजिकल टू टो टाइम पे उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उस t इजिकल टू टो टाइम पे कितना उसकी x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो और उस केस में वेलोसिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें इसको इधर ले आइए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, वेलोसिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ, वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं dx अपॉन dt, ये x आ गया। क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में पहले x की वैल्यू देखनी है, क्यों v x पे डिपेंड कर रहा है, पहले उस टाइम पे x की वैल्यू पता करो, यानी v को यहाँ से हटाओ और टाइम को लेके आओ। क्या तरीका है, dx अपॉन dt, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अब dx अपॉन इसको इधर ले आओ और ये dt आ गया। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ गया क्योंकि मुझे अब चाहे इंटीग्रेशन करूं चाहे डिफरेंशिएट करूं, पहले तो मुझे उसके रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में x का ही हो सकता है। ठीक है, तो इधर dx था, इसके साथ मैंने लिया है। तो अब देखो यहां से ये क्या बन गया, अब ये मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक टाइम है, तो देखो यहाँ पे मैंने टाइम की लिमिट लगाई क्योंकि यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है dt है। ठीक है, इसलिए मैंने 0 से लेके टो टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट में निकाल लेता हूँ, फिर जो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻½ dx लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, b कांस्टेंट बाहर जाएगा,
देखो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dt बचेगा। dt कितना होता है, t होता है, ठीक है। dx का x हो जाता है, dv का v हो जाता है, ठीक है, dA का a हो जाता है, dt का t हो जाता है। ये सिंपल ध्यान रखना इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको हमने पावर वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर दिया। पावर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ पावर। तो यहाँ से देखो आप ये हो जाएगा x² पावर -½ सॉरी हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x² पावर -½ +1 डिवाइड बाई -½ +1 इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट अप्लाई की मैंने टो -0। अब टो -0 टो ही बच गया, यानी b टो आ गया, ठीक है। x की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से जाइए, तो ये x² पावर ½ बच गया, हाफ गया +1 में से, तो प्लस का हाफ बच गया, और +½ -½ तो ये 2 बच गया, यानी 1/2। ये हाफ बच गया तो ये 1/2 हो गया, इज इक्वल टू b टो हो गया। अब देखो यहाँ पे √x दे रखा है, तो x पावर हाफ मतलब रूट होता है, तो √x बन गया। इधर क्या आ गया, 2b टो आ गया, 2b टो आपका आ गया, ठीक है। अब वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी, क्योंकि हमें टो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पुट करो तो उस टाइम पे वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी b × 2b टो, तो ये हो गया 2b² टो। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखिए x² पावर ½ 1 में से हाफ गया, प्लस का हाफ बच गया, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड में देखो 1 + ½ है, यानी 1/2 बचा, 2 चला गया ऊपर, तो ये 2 ऊपर आ गया। इधर कौन बच गया, b टो। तो x की पावर ½ है, तो उसको मैंने √2 लिख दिया। तो x पावर √2 क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे √2 दिख रहा है। अब इसको लिख दो इधर b टो डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट टो पे निकाल लिया हमने, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पुट कर दो, तो ये b × b टो बाई 2, तो आपका वेलोसिटी क्या जाएगी, b² टो बाई 2। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी टो टाइम पे आपकी ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का हमारा टॉपिक था। आज हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में देखा था। अब हमने कैलकुलेशन पूरा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो 3rd चैप्टर चल रहा है उसको अब आगे बढ़ाते हैं। स्पीड हमने पढ़ ली, वेलोसिटी हमने पढ़ ली, अब आगे टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब हम एक्सेलरेशन पर आते हैं, फिर ग्राफ्स पढ़ेंगे। ग्राफ जो आपने 9th क्लास में पढ़े वही ग्राफ्स है, अब थोड़ा डिटेल में उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट में IIT में आए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे जो हमें मिलेंगे, उन सबको वहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे और समझाएंगे। क्वेश्चंस के साथ जब क्वेश्चन के साथ अपन देखते हैं तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।